हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिडम्पशन और इशू ऑफ द डिवेंचर्स। राइट, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशंस के रिगार्डिंग हमने बात कर ली थी, किस तरीके से हम इनको रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर को, इनके रूल्स पढ़े थे हमने। राइट, और आज हमने डिस्कस करना है इशू ऑफ द डिवेंचर। ये आपका सिमिलर चैप्टर है जैसे कि हमने इशू ऑफ द शेयर को डिस्कस किया था। राइट, कि जैसे हमने इसमें डिस्कस किया था, एट पार का मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अदर देन कैश क्या होता है। इसके अंदर ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, यस या नो, ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, दिस वन एंड अदर देन ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके ये जो आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ द डिवेंचर, आज इसका बेस रहने वाला है। तो पहले इन्हीं को कवर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन। टोटल इसके अंदर 10 टॉपिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, टॉपिक नंबर 10 से क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताना चाहूँगी टॉपिक नंबर 10 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तभी कंप्लीट समझ में आएगा जब ऊपर से ये सीरीज कंप्लीट करते आएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इशू किसको किया जा रहा है, डिवेंचर्स को किया जा रहा है। तो डिवेंचर्स का मतलब समझ लेते हैं पहले, डिवेंचर होते क्या। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी को क्या करना होता है, पैसे को रेज करना होता है, तो इसके पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज को लिए जब कंपनी को क्या करना पड़ता है, पैसे को रेज करना होता है, तो इसके पास काफ़ी सारे साधन होते हैं। हमने बात की थी सबसे पहले शेयर्स के बारे में कि वो पैसा कहाँ से अरेंज कर सकती है, शेयर को इशू करके कर सकती है, या तो वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या फिर वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। उसके बाद उसके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि वो डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर्स को क्या कहा जाता है, एज अ लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है कि कंपनी जब जब डिबेंचर इशू करेगी, जो भी पब्लिक होगी हमारी यहाँ पर डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगी, कंपनी के पास यहाँ पे क्या आएगा, मनी आएगी, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो इसके बदले में कंपनी क्या देती है, इनको इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। राइट, कि शेयर जब इशू करती है कंपनी तब अपने शेयर होल्डर्स को क्या पे करती है, वो डिविडेंड पे करती है। बट इन केस अगर उन्होंने डिबेंचर्स के ऊपर देना है पेमेंट, तो वहां पर वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को। जो भी इनको सब्सक्राइब करेगा डिबेंचर्स को, तो वो क्या बन जाएंगे, होल्डर बन जाएंगे, किसके, डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको किसी भी तरह का राइट नहीं मिलता जैसे कि हमारा शेयर्स में मिलता था। यहाँ पर जस्ट केवल इनको एज अ क्रेडिटर मानते हैं, कंपनी इनको एज अ लोन ट्रीट करेगी कि कंपनी ने लंबे टाइम के लिए इनसे क्या ले रखा है, इन लोगों से पैसा लिया है, जो कि लोन की तरह ही होता है। ठीक है, और दूसरी फीचर क्या है कि क्या मैम डिबेंचर्स के ऊपर, क्या मैम डिबेंचर्स की मैच्योरिटी पीरियड होती है। सेम इसी तरीके से अगर आपकी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड है कि 5 साल हो गया, ठीक है, 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, इतना टाइम पीरियड फिक्स है कि आपको कंपनी आपका पैसा 5 साल के बाद देगी, कंपनी आपको पैसा आपका 8 साल के बाद देगी। जब आपको फिक्स मैच्योरिटी पीरियड पता हो तो उसे बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स बोला जाता है। जब आपको मैच्योरिटी टाइम पता ही नहीं होता, यही नहीं पता भाई कब तक चलेगा, कहने का मतलब जब तक कंपनी है तब तक वो आपके पैसे कंपनी यूज कर सकती है, उसे बोलेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स। राइट, तो ये मोटा मोटा मतलब आ गया होगा समझ में, क्योंकि इन चीजों को हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, दैट मीन्स इशू ऑफ द शेयर के अंदर भी डिस्कस किया था। बट फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊं, इस चैप्टर की एंट्रीज होगी है चाहे वो कंसेप्ट हो गया। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स आर द वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड बाय द कंपनी रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने के लिए कंपनी इस मेथड को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बताऊं इसकी एक और खास बात है, इसके अंदर जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब पता है क्या है कि जब कंपनी को जरूरत है तो इसको रेज कर लेती है, जब कंपनी को जरूरत नहीं होती उसको रिडीम कर देती है। समझ में आ रहा है, जिसकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर ये क्या हो जाता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। दैट्स रीजन ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू शेयर्स। शेयर इजिली फ्लेक्सिबल, उसमें हम उसको रिडीम नहीं कर सकते। ठीक है, डिबेंचर्स कौन इशू करता है बेटे, अभी मैंने बताया डिबेंचर्स कौन इशू करता है, जब लोग कंपनी के पास यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे डिबेंचर्स के अंदर, तो कंपनी वाले एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, और वो सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है कि फलाना बंदे ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, इतने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, इस कंपनी के लिए हुए हैं, इतनी मैच्योरिटी डेट है,
इस डेट को लिए थे, जो इंटरेस्ट रेट इतना मिलने वाला है जिसको हम कूपन रेट भी कहते हैं इनडायरेक्टली, राइट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चे एक सर्टिफिकेट पे होती है, और उस सर्टिफिकेट कौन इशू करता है मैम, कंपनी इशू करती है। और किसको मिलता है वो सर्टिफिकेट, पर्सन को मिलते हैं। जैसे कि आप जब अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, राइट, और जब आप क्या होते हैं इवन एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन नंबर मिलता है कि आपका रोल नंबर ये है, राइट, ऐसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल होती है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में कि आपके नाम, आपके पापा का नाम, आपने किस यूनिवर्सिटी से पहले पास आउट किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एनरोल किया है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की आपकी एक स्टैंप होती है, राइट। स्टैंप दैट मीन्स एक कॉमन सील होती है जो कि ये बताती है कि हाँ ये हमसे ये जो इसमें इंफॉर्मेशन है और जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपरली करेक्ट है। इसी तरीके से कंपनी की भी क्या होती है, सर्टिफिकेट के अंदर जब इशू करती है ना तो वो अपनी कॉमन सील का यूज करते हैं। कॉमन सील मैंने बताई थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, इशू ऑफ द शेयर में कंपनी कॉमन सील का यूज करती है। जैसे हम सिग्नेचर करते हैं कंपनी कॉमन सील का यूज करती है, वो भी उनका सिग्नेचर की तरह ही होते हैं। उसको यूज कौन करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, क्योंकि भाई कंपनी तो खुद नहीं चलती ना, उसको चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पूरा राइट है उस कॉमन सील का, वो यूज कर सकती है। और जहां पर वो कॉमन सील यूज हो जाएगी दैट मीन्स कंपनी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ बिल्कुल एग्री है। इतना समझ में, सिंपल सी लैंग्वेज में था। सुनो, अब जो मैंने आपको समझाया वो एज इट इज लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट होता है जो कि इशू करती है कंपनी, सील एक्नॉलेजमेंट होती है मींस उसके ऊपर कॉमन सील होती है, ठीक है। टर्म डिबेंचर्स रेफर टू द इंस्ट्रूमेंट दैट इज अ सिक्योर्ड अगर है तो कहीं ना कहीं आपको पता है 90 से 99% जो सिक्योर्ड डिबेंचर होंगे ना उसको हम बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि कभी भी जो डिबेंचर्स होते हैं ना वो सिक्योर्ड नहीं होते। सिक्योर्ड का मैम मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड का मतलब ये है बच्चे, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो ना, बैंक से जब आप लोन लेने के लिए गए, बैंक वाले कहते हैं हाँ जी आपको लोन दे देंगे, 50 लाख का ही तो लोन चाहिए, कहते हैं हाँ जी चाहिए, कहते हैं 50 लाख रुपए तुमको दिए, बट तुम्हें बदले में मुझे एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मीन्स कि मुझे मॉर्टगेज में जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी एसेट्स हो गए, मुझे गिरवी रखो। ऐसा क्यों, क्योंकि इन केस में तुम पैसे देने में इनकेपेबल हो गए तो बैंक तो लॉस में चला जाएगा। बैंक वाले क्या कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम एक प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम है और उसके 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बेटे 50 लाख की वैल्यू बढ़ेगी। हमने टाइम वैल्यू मनी को भी बताया था आपको, है ना। तो 50 लाख की वैल्यू क्या आज है, 50 लाख की वैल्यू जो किसी प्रॉपर्टी की, क्या वो आने वाले 10 साल के बाद क्या उसकी 50 लाख की रहने वाली है? कोई जमीन है नहीं ना, बढ़ेगी ना। तो इसलिए कहते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास रखो जिसकी वैल्यू क्या है या तो 50 लाख हो या उससे ज्यादा, जिससे हम क्या है सिक्योर हो जाए। तो इसी तरह से जो भी पर्सन इन्वेस्ट करता है कंपनी में, तो कंपनी कभी भी इनको एज अ कोलैटरल कुछ नहीं देती, वो बस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके रेपुटेशन के बेस पर, उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर, और किसी बेस पे पर्सन क्या इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि डिबेंचर बहुत ज़्यादा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिस्क उठाकर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिस्क होता है इसी वजह से इनको क्या दिया जाता है, फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट। फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है और इनको सबसे पहले पेमेंट दी जाती है। देखो जितना ज्यादा कोई पर्सन रिस्क उठाएगा उसको उतना ज्यादा सिक्योर किया जाएगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो कैसे किया जा रहा है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, चाहे कंपनी के लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, डजेंट मैटर, इनका इंटरेस्ट टाइमली चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, भाई कंपनी वालों ने हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया, इवन ये हमारी पेमेंट भी नहीं कर रहे। तो कंपनी के प्रति ये सभी के सभी होल्डर्स क्या कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट इनको ऑर्डर दे सकता है कंपनी वालों को कि तुम्हारी कंपनी बंद की जाएगी, तुम अपने सारे एसेट्स बेचो, पहले इनकी पेमेंट करो। समझ में आया? तो कहने का मतलब जितना जो कोई पर्सन रिस्क उठा रहा है उसको उतना ज्यादा सिक्योर किया जा रहा है, राइट, ओके, ठीक है। और जो इसीलिए कहते हैं कि ये सिक्योर्ड नहीं होते, अगर सिक्योर्ड है तो वो बॉन्ड की डेफिनेशन में आते हैं। मैं आगे डिफरेंस बताऊंगी बॉन्ड और डिबेंचर्स में डिफरेंस किया, राइट। अच्छा, कंपनी ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया, इसको होल्ड करो, मैं अभी आगे डिफरेंस बताऊंगी। डिबेंचर आर इशू विद द स्पेसिफाइड रेट ऑफ द इंटरेस्ट, एक स्पेसिफिक रेट होती है जिसे हम कहते हैं कि इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर होल्डर को, उसे हम क्या कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बताई, इनका एक मैच्योरिटी डेट होता है, तो कंपनी वालों को भी पता होता है
कि हाँ इतने टाइम के बाद हमें पेमेंट करनी है, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ना उनको ये पता है कि इतने टाइम तक रेगुलर बेसिस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। क्लेम ऑन द इनकम्स मीन्स कि जब कंपनी क्या होती है, सबसे पहली बात तो इनको इंटरेस्ट पहले मिलता है। मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि सबसे पहले डिबेंचर्स होल्डर्स को इनका इंटरेस्ट मिलता है, राइट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनका डिविडेंड मिलता है। देन उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो भाई इक्विटी के नाम कर देते हैं, पैसा बच जाता है तो इक्विटी को डिविडेंड मिल जाएगा, पैसा बचेगा तो इक्विटी को उनकी एसेट्स के अंदर जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उनका पैसा मिल जाएगा। एक मैं आपको टेबल बना के दिखाती हूँ जो हम पिछले लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं, EBIT, इसमें से करेंगे इंटरेस्ट को माइनस। सबसे पहले हमने प्रेफरेंस दी है पेमेंट करने के लिए कि जो हमने डिबेंचर इशू किए थे उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट जो बनता था, कंपनी का ये खर्चा है, तो खर्चा माइनस कर दिया इनकम में से, तो EBT आ गया। अब जो अर्निंग बचती है कंपनी वालों को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे 50,000 रुपये बचे, तो 50,000 के ऊपर मैंने कहा कि 50% आपका टैक्स है, तो कितना हो गया 25,000 रुपये हम यहाँ से माइनस कर देंगे, टैक्स का अमाउंट माइनस हो गया। फिर उसके बाद 25,000 तो बचे हैं ना जो, वो क्या है, EAT है, मीन्स की अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ऐसा पैसा जिसके ऊपर हमने टैक्स पे कर दिया है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व निकाल सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोई भी किसी भी रिक्वायरमेंट जैसे कि प्रेफरेंस को पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ से क्या किया था, CRR क्रिएट किया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था, है ना। तो ये क्रिएट करने के बाद फिर जो पैसा बचेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना 5,000 रुपये कुछ निकाल दिए पैसे, 20,000 रुपये बच गए। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्या की जाएगी, डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। देन उसके बाद जो पैसा बचेगा, मान लीजिए 7,000 रुपये हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया, बाकी बचा क्या है 14,000 रुपये हमारा इक्विटी वालों का बन जाएगा, ठीक है। अगर पैसा इक्विटी वालों के लिए नहीं बचा तो क्या होगा, इक्विटी वालों को नुकसान हो जाएगा। तो सबको मैंने आपको बताया हुआ था, अगर ये रिस्क कवर कर रहे हैं, ये रिस्क ले रहे हैं कि कोई भी कंपनी सिक्योरिटी एज एन आपको नहीं दे रही है, तो इनको पहले पेमेंट दी जा रही है, उनको इस तरीके से कंपनसेट किया, है ना, उनको इस तरीके से कहते हैं ना कि मनाया, ठीक है। इस तरीके से इक्विटी वालों को भी ज़्यादा लॉस होता है कि क्या पता भाई आखिरी में आके पैसे बचे ना बचे, तो इनको वोटिंग राइट में ज़्यादा पावर दे दी। वोटिंग राइट दैट मीन्स कंपनी की ऑनरशिप इनको दे दी, सो सिंपल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चाहे इनकम होगी है चाहे एसेट्स होगी है, सबसे पहले इनको डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलने वाली है, पेमेंट मिलने वाली है। ये कुछ इस तरीके का एक स्पेसिमेन है, एग्जाम्पल है, डमी है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से डिवेंचर्स क्या होते हैं, इशू होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग पावर इनके हाथ में नहीं होती, कंट्रोलिंग पावर तभी होती है जब कंपनी इनको इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं देती है, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 2 आ जाते हैं कि डिबेंचर्स क्या है, टाइप्स कितने हैं। डिबेंचर्स के बच्चे टाइप्स आपके मेनली अगर बात की जाए, मेनली आपके 4 टाइप्स के। पहला क्या है, सिक्योरिटी के बेसिस पे कि क्या जो डिबेंचर्स है कंपनी इनको सिक्योर करती है या नहीं करती है। अब मैंने बताया सिक्योर का मतलब क्या है कि कंपनी जब पैसा लेती है उनसे तो क्या उनको बदले में कोई एसेट्स गिरवी रखती है कि हाँ हम अगर पैसा ना दे पाए तो आप इनको सेल करके अपना रिकवर कर लेना। अगर यस तो उन्हें क्या कहेंगे, सिक्योर डिबेंचर्स कहेंगे, अगर नो तो उसे हम अनसिक्योर डिबेंचर कहेंगे। मोस्टली इंडिया के अंदर आपके अनसिक्योर डिबेंचर्स ही होते हैं क्योंकि सिक्योर हमारे बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जो, एक सेकेंड इसको होल्ड करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या है कि क्या आपके डिबेंचर्स की मैच्योरिटी टाइम फिक्स है, इसकी आपको पता है कि आपको पैसा कब मिलने वाला है। कहने का मतलब आज आपने, अब 2024 के अंदर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, अब मैं कहूँ कि 2029 के अंदर ना आपको कंपनी क्या करने वाली है, रिडीम कर देगी। मीन्स की आपने वो पैसा कितने साल के लिए लगाया, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, राइट। मुझे मैच्योरिटी डेट पता है तो उसे रिडीमेबल कहेंगे। अगर मैंने कहा कि मैंने 2024 में इन्वेस्ट किया, मुझे पता ही नहीं भाई मुझे पैसा कब मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स कहेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन का मतलब क्या है कि पहले जिस सिचुएशन में थे, मीन्स कि आप पहले डिबेंचर होल्डर थे, क्या है आप डिबेंचर होल्डर हैं, आप चाहें तो अपने आप को शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैम शेयर होल्डर दैट मीन्स इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, यस आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आपको परमिशन है कि हाँ आप डिबेंचर से शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो सकते हो, अपने
तो उसे हम कहेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर नहीं है, परमिशन नहीं है कि एक बार जहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया आप उसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, फुल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसे हम कहेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहेंगे, राइट। अब हमारा बच गया यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कोई मेंबर आए कंपनी में या कोई मेंबर जाए, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था ये बात, इसके फीचर में बताई थी, कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन होती है ना। तो इसमें ये बात बोलेगी कि मान लीजिए पहले मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, कंपनी का शेयर होल्डर, उसके पास 1000 शेयर है, और इसी तरीके से मिस्टर वाई है, उसके पास मान लीजिए 2000 शेयर्स हैं, ठीक है, डिबेंचर्स मान लेते हैं, ठीक है। अब मिस्टर एक्स कहते हैं कि मैं तो भाई इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इस कंपनी में। और अब ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी को छोड़ के जाएगा तो वो अपने शेयर्स को भी बेचेगा, डिबेंचर्स को भी बेचेगा। इसने कहा कि चल भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपने डिबेंचर्स मिस्टर वाई को बेच रहा हूँ। अब इसके पास 0 हो जाएंगे, इसके पास 1000 और प्लस हो जाएंगे, कहने का मतलब इसके पास पूरे 3000 हो जाएंगे। तो फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है, यस या नो। तो डिपेंड करता है, अगर आपका ये जो डिबेंचर्स आपने ले रखे हैं ना, वो रजिस्टर्ड डिबेंचर है या फिर बेयरर डिबेंचर्स है। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है जब उस पूरे सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम कि ये फलाना बंदा है भाई, ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, इसी ने इन्वेस्ट किया है, इसी को इंटरेस्ट मिलेगा। ये कंडीशन होती है रजिस्टर्ड में कि इसी ने इन्वेस्ट किया है, इसी को इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इस केस में किसी भी अदर पर्सन को, अगर मान लीजिए ये सर्टिफिकेट ये इसका भाई रख ले, ठीक है, ए रख ले, मिस्टर ए, तो इस केस में मिस्टर ए को 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है, उसमें ये लिखा गया है कि जिस भी पर्सन का इस सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, उसी को पेमेंट मिलेगी, उसी को उसका इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा, किसी अदर पर्सन को नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो इस केस में ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो डिबेंचर्स का जो सर्टिफिकेट है वो गुम हो सकता है। पहले के टाइम के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, अब तो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पूरे तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, है ना। तो पहले क्या होता था कि इस तरीके से प्रॉब्लम आती थी कि गुम हो जाता था, तो आपको ना तो आपको मिल रहा है, राइट, और अगर किसी और को मिल गया तो उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। सो इस तरीके से इसे बोला जाता है रजिस्टर्ड क्या डिबेंचर बोला जाता है। बेयरर डिबेंचर क्या होता है कि जहां पर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, अगर आपका यहाँ पे उसमें नाम नहीं लिखा होता, पहली बात तो ये मेन बात, खास बात होती है, तो उसको इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, अगर आप अपनी शर्ट की ड्राई क्लीन करवाने के लिए शॉप पे लेकर गए, ठीक है, उसने बिल बना दिया कि ये शर्ट है, एक्सेल साइज की है, इस तारीख को ये बंदा इतने पैसे रुपए दे के गया था, ठीक है, ये आपको स्लिप इशू कर दी। अब आपको टाइम नहीं, क्या किया आपने, अपने भाई को दे दिया कि जाके शॉप पे से जाके ये स्लिप दिखा अपना सामान लिया। तो ये कैसा है, बियरर है, मींस कि आपको जस्ट ओनली आपके पास स्लिप होनी चाहिए, ठीक है, आपको शर्ट भी मिल जाएगी और आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे बेयरर डिबेंचर वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर जिसके पास भी ये डिबेंचर मिलेगा, जिसके पास भी डिबेंचर का टुकड़ा होगा, वो उसके इंटरेस्ट भी और वो उसकी कैपिटल दोनों की दोनों क्या कर सकता है, रिसीव करने का उसको पूरा अधिकार है। आई होप आपको ये टाइप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। टॉपिक नंबर हो जाता है 2 हमारा कंप्लीट। ये अगर आपका छोटे नंबर में आए, जैसे 4-5 नंबर में आए क्वेश्चन, तो टू द पॉइंट ये लिखना है, ठीक है। अगर आपके बड़े में आ जाए, ये मोस्ट ऑफ क्या होता है क्वेश्चन पूरा 16 से 17 नंबर में आता है। सो मैंने आपको इस तरीके से लिख सकते हो कि डिबेंचर सिक्योर्ड है तो वहाँ पे कोलेटरल होती है, रिस्क बहुत कम होता है, लोअर, जहाँ पर रिस्क कम होगा तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगी। अनसिक्योर्ड होता है दैट मीन्स कोई कोलेटरल नहीं मिलती, रिस्क ज्यादा होता है तो हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलती है आपको। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या है मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है, आपको आपके पास ऑप्शन होता है कि हाँ मुझे पता है कि इतने टाइम तक पैसा मेरा पैसा यहाँ इन्वेस्ट रहने वाला है, उसके बाद मुझे मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक मेरा माइंड सेट होता है, माइंड सेट हो जाएगा कि इतने साल के बाद मेरे पास इतना पैसा वापस रिटर्न होगा, कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर पाऊंगी। इररिडीमेबल का मतलब क्या है कि जहां पर कोई मैच्योरिटी टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि और रेगुलर बेसिस पे आपको केवल और केवल इंटरेस्ट की पेमेंट होती रहती है, ठीक है। और रजिस्टर्ड का मैंने बता दिया, जहां पर ओनरशिप को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरेस्ट की पेमेंट केवल और केवल उस ऑनर को होती है, रजिस्टर्ड ओनर को होगी डायरेक्टली,
ठीक है, ये प्रॉपरली सिक्योर होता है, ठीक है, और यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर बात की जाए बियरर के अंदर, बियरर में ओनरशिप रिकॉर्ड नहीं की जाती, इंटरेस्ट की रेगुलर पेमेंट होती है, बट जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको फिजिकली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल आपके पूरे डिबेंचर्स का मतलब, ठीक है। अब बॉन्ड और डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक नंबर 3 है हमारा ये, ठीक है। देखो इतना समझ में आया कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंड डिबेंचर्स एंड द शेयर एंड डिबेंचर्स।